नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम विलियम शेक्सपियर के सारे इंपॉर्टेंट प्लेस के लाइंस और कैरेक्टर्स को कवर करेंगे। यहाँ से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स याद भी करा दूं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्ले है। यहाँ से हर बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले हम लोग कैरेक्टर्स और लाइंस को कवर करें। हम प्ले हैमलेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है हैमलेट जो ये प्ले है वो कब लिखा गया। तो ध्यान रखना, ये 1601 और 1602 में लिखा जाता है। ये जो डेट है डब्ल्यू जे लॉन्ग की। और भी अलग अलग बुक्स में ये डेट अलग अलग है। कहीं आपको 1601 भी मिलेगा और कहीं आपको 1602 मिलेगा। दोनों आपको याद रखना है। एग्जाम में ऑप्शन दोनों डेट से आ सकता है, तो इसलिए आपको दोनों याद रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि प्ले हैमलेट का पूरा नेम क्या है। इसका नेम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट या द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसके अलावा हैमलेट की सोर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हैमलेट का सोर्स है टॉमस कीट का योर हैमलेट। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है सोर्स में ही हैमलेट का नेम यहाँ पे देखो डिस्गाइज है, छिपा हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है प्ले हैमलेट की सेटिंग। यहां से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पीछे किसी एग्जाम में पूछा गया था हैमलेट की सेटिंग, तो उसका सेटिंग है एल्सिनोर इन डेनमार्क। एल्सिनोर ये जो है किसी टाउन का नेम है जो कि डेनमार्क के ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हैमलेट प्ले का ट्रेजिक फ्लॉ बताइए। देखो, ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है? प्ले में जो मेन हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी कोई बहुत बड़ी वीकनेस होती है और उसी वीकनेस की वजह से वो कोई गलती करता है, जिसकी वजह से वो प्ले किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नोबल इन एक्शन हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ट्रेजिक फ्लॉ है, वो भी आपको याद रखना है। वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ नोबल इन एक्शन के अलावा ट्रेजेडी ऑफ डिले, ट्रेजेडी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ट्रेजेडी ऑफ मोरल फ्रस्ट्रेशन या फिर ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट एक ऐसा प्ले है जिसमें प्ले विद इन प्ले या माउस ट्रैप सीन को दिखाया जाता है। यानी हैमलेट एक ऐसा प्ले होता है जो प्ले के अंदर एक प्ले को दिखाया जाता है। और ये कौन से एक्ट, कौन से सीन में दिखाया जाता है? तो ध्यान रखना, एक्ट 3 और सीन 2 में दिखाया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि टी.एस. इलियट जो कि एक मॉडर्न पोएट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, इनकी एक क्रिटिकल एसे आती है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। टी.एस. इलियट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में हैमलेट को कहते हैं ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, और जबकि मैकबेथ को कहते हैं ये एक आर्टिस्टिक सक्सेसफुल प्ले है। उसका कारण ये है कि टी.एस. इलियट कहते हैं कि हैमलेट में जो है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव मिसिंग रहती है। विलियम शेक्सपियर जो है हैमलेट प्ले में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का मतलब क्या होता है? उसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ चेन ऑफ इवेंट्स या सिचुएशन को इस ऑर्डर में रखा जाता है जिससे कि ऑडियंस के माइंड में एक पर्टिकुलर इमोशन को क्रिएट किया जा सके। ठीक है? तो टी.एस. इलियट कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर हैमलेट में वो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को अरेंज नहीं कर पाते हैं, और इसी आधार पर टी.एस. इलियट हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर प्ले कहते हैं और वहीं मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेसफुल प्ले कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हैमलेट प्ले में कुल मिलाकर के 11 सॉलिलॉक्वीज बोली जाती हैं, जिसमें 7 सॉलिलॉक्वीज हैमलेट के द्वारा, 3 सॉलिलॉक्वीज क्लाडियस के द्वारा और 1 सॉलिलॉक्वीज ओफेलिया के द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हैमलेट विलियम शेक्सपियर की सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। तो सबसे छोटी प्ले कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, कॉमेडी ऑफ एरर्स होगी। अगर मैं ट्रेजेडी की बात करूं तो सबसे छोटी ट्रेजेडी कौन सी होगी? तो मैकबेथ होगी। लेकिन अगर मैं प्ले की बात करूं जिसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी सब मिक्सअप करके मैं पूछूं, तो सबसे छोटी प्ले क्या होगी? कॉमेडी ऑफ एरर। और सबसे बड़ी प्ले कौन सी होगी? हैमलेट। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हैमलेट के फादर का गोस्ट पूरे प्ले में 3 बार अपीयर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हैमलेट प्ले की जो बिगिनिंग होती है वो बर्नार्डो जो कि एक ऑफिसर रहता है और फ्रांसिस्को जो एक सैनिक होता है, इनकी स्पीच से प्ले की स्टार्टिंग होती है। और फोर्टिन ब्रास जो कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है, उसकी स्पीच से प्ले एंड हो जाती है। तो इतने बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग प्ले हैमलेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें मेजर और माइनर दोनों कैरेक्टर्स पर इक्वली अटेंशन देना है, क्योंकि अभी देखा गया है कि माइनर कैरेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो
सारे कैरेक्टर्स को हम लोग अच्छे से याद करेंगे, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, मैं सारे कैरेक्टर्स को आपको याद कराऊंगा। तो सबसे पहले हम याद करेंगे किंग हैमलेट की फैमिली में 4 लोग रहते हैं, उनको याद करना बहुत आसान है। किंग हैमलेट जो कि डेनमार्क के किंग रहते हैं। किंग हैमलेट की वाइफ का नाम क्या रहता है? गर्ट्यूड। किंग हैमलेट के भाई का नाम क्या रहता है? क्लाडियस। और किंग हैमलेट के लड़के का नाम क्या रहता है? हेमलेट यानी प्रिंस हेमलेट। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे पोलोनियस के फैमिली में भी 4 मेंबर्स रहते हैं, इनको भी याद करना बहुत आसान है। पहला है पोलोनियस, ये चीफ काउंसलर रहता है, ये किंग क्लाडियस का सलाहकार रहता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है लॉर्ड चैम्बरलाइन होता है, यानी राजमहल का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसको हम चैम्बरलाइन बोलते हैं। और पोलोनियस के लड़के का नाम क्या था? लियर्टिस। पोलोनियस की लड़की का नाम क्या था? ओफिलिया। और पोलोनियस के फैमिली में जो सर्वेंट होता है उसका नाम क्या होता है? रेनाल्डो। तो ये 4 लोगों को भी याद करना बहुत आसान है। इसके बाद आपको 5 कोर्टियर्स के नेम भी याद रखना है। वैसे किंग क्लाडियस के कोर्ट में कई कोर्टियर्स रहे होंगे, लेकिन आपको 5 कोर्टियर्स के नेम याद रखना है जहां से बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन 5 कोर्टियर्स के नेम को याद करने के लिए आपको एक कोड याद रखना है, और इस कोड को आपको वीडियो को पॉज करके 5 टाइम्स बोलना है। आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको बोलना है, वोल्डेमॉर्ट ने बोला ओसरिक को रोको और कोर्ट में जाने के लिए गाइड करो। ठीक है, आपको क्या बोलना है? वोल्डेमॉर्ट ने बोला ओसरिक को रोको और उसे कोर्ट में जाने के लिए गाइड करो। आपको एक माइंड में इमेज क्रिएट करना है कि ओसरिक एक अभी नया कोर्टियर बना है और वो कोर्ट में जाने के बजाय कहीं दूसरी जगह जब जा रहा था तो वोल्डेमॉर्ट ने बोला ओसरिक को रोको और उसे कोर्ट में जाने के लिए गाइड करो। 5 टाइम्स आपने बोल लिया होगा। देखो आपको 5 कोर्टियर्स के नेम बहुत अच्छे से याद हो गए। कोर्ट से आपको याद रखना है ये सारे के सारे कोर्टियर हैं। कौन कौन है? वोल्टीमंड है, ओसरिक है, ये तो 2 आपको ऑलरेडी याद ही हो गए होंगे। उसके बाद रोको में 2 आपको कोर्टियर्स के नेम याद होंगे। आर ओ से आपको याद होगा रोजनक्रेंच, और सी ओ से आपको याद होगा कॉर्नेलियस, और उसके बाद गाइड से आपको याद करना है गिल्डस्टर्न। तो 5 कोर्टियर्स के नेम आपको याद होने चाहिए, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आपको 2 ऑफिसर्स के नेम याद रखने हैं, बर्नार्डो और मार्सिलस। इसको भी याद करना बहुत आसान है। देखो बॉर्डर पे ऑफिसर्स जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो अपने अपोनेंट को मारने और डिफीट करने के लिए हमेशा प्लान करते रहते हैं। बस आपको याद हो गया। बॉर्डर पे, तो बॉर्डर से आपको याद रखना है बर्नार्डो। और वो क्या करते हैं ऑफिसर्स? वो जो है हमेशा प्लान करते हैं अपनी अपोनेंट को कैसे वो मारे या उनको डिफीट करे। तो मार से आपको याद करना है मार्सिलस। तो आपको दोनों याद हो जाएगा। बॉर्डर से आपको बर्नार्डो और मारने से आपको मार्सिलस याद हो जाएगा। और ये क्या है? दोनों ऑफिसर्स हैं। इसके बाद आपको याद करना है फ्रांसिस्को, ये इसमें एक सिपाही होता है। अब याद कैसे करेंगे? बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो फ्रांसिस्को में आपको सिक्का आ रहा है, तो सिपाही लोग सिक्के यानी पैसे के लिए लड़ाई करते हैं। सिक्के के लिए यानी पैसे के लिए कौन लड़ता है? तो हमेशा सोल्जर यानी सिपाही लड़ता है। ये भी आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, वो भी आपको याद रखना है, जैसे होरेसियो, ये जो है हैमलेट का फ्रेंड रहता है। इसके बाद 14 ब्रास, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्ले हैमलेट में ग्रेव डिगर्स रहता है। ग्रेव डिगर्स ये सेक्टन या क्लाउन होता है। सेक्टन का मतलब क्या होता है? सेक्टन जो होता है ये कोई ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय होता है चर्च का, जो चर्च का केयरटेकर भी होता है और चर्च के छोटे मोटे काम भी करता है। तो ध्यान रखना ग्रेव डिगर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर आपको याद रखना है गुंजाको। हेमलेट प्ले में जो प्ले विद इन प्ले को स्टेज किया जाता है उसमें जो किंग का नेम रहता है वो क्या रहता है? गुंजाको रहता है। ठीक है। और प्ले विद इन प्ले को कब एक्ट किया जाता है? एक्ट 3 और सीन 2 में। ठीक है। एक कैरेक्टर और आपको याद रखना है, गुंजालो। ये कैरेक्टर किसमें आता है? ध्यान रखना, ये कैरेक्टर आता है टेम्पेस्ट में। ठीक है, ये वही कैरेक्टर होता है टेम्पेस्ट में जो प्रोस्पेरो को जब वैनिस्ट कर दिया जाता है उसके भाई एंटोनियो के द्वारा, तो उसके टूटे हुए शिप में कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ क्लॉथ्स और मैजिकल बुक, ये प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? गुंजालो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है, इसको भी आपको याद रखना है। देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गुंजागो कैरेक्टर ये हैमलेट का है और गुंजालो कैरेक्टर ये कहाँ का है? टेम्पेस्ट का है। कैसे आप याद करेंगे? बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो प्ले हैमलेट जो है, ठीक है, ये कब लिखा जाता है? ये 1602 में लिखा जाता है। और टेम्पेस्ट ये कब लिखा जाता है? ये 1611 में लिखा जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो जी है ये अल्फाबेट में पहले आएगा, तो ये जी लेटर से स्टार्ट होने वाला जो कैरेक्टर है गुंजागो, विलियम शेक्सपियर ने जो प्ले पहले लिखा है हेमलेट, उसमें आएगा।
उसके बाद अल्फाबेट में एल लेटर से स्टार्ट होने वाला जो कैरेक्टर गोंजालो है, वो अल्फाबेट में बाद में आता है। तो ये विलियम शेक्सपियर का जो बाद में प्ले लिखा जाता है, इनफैक्ट बिल्कुल लास्ट में जो प्ले लिखा जाता है टेम्पेस्ट, वो उसमें आएगा। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, जब भी गोंजागो और गोंजालो आएगा तो बस आपको माइंड में इतना कैलकुलेट करना है कि जी और एल, आपको ये चेक करना है कि जी पहले आता है कि एल पहले आता है। अगर जी से स्टार्ट होने वाला कैरेक्टर है तो ऑफ कोर्स वो पहले जो प्ले लिखा जाता है यानी हैमलेट में आएगा, और एल से स्टार्ट होने वाला कैरेक्टर अगर गुंजालो पूछा जा रहा है तो आप किसको टिक करेंगे? आप टिक करेंगे टेम्पेस्ट को। इसके बाद गुंजागो की वाइफ का नाम क्या रहता है? बैप्टिस्टा रहता है। तो ध्यान रखना, बैप्टिस्टा प्ले हैमलेट में एक फीमेल कैरेक्टर होती है, और बैप्टिस्टा नाम का एक और कैरेक्टर आता है, वो मेल कैरेक्टर होता है, वो आता है टेमिंग ऑफ द स्ट्रू में। वो जो है कैथरीन और बियांका का फादर होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है लूसियानस। लूसियानस प्ले विद इन प्ले में गुंजागो का भाई रहता है, और लूसियानस सेम तरीके से गुंजागो की हत्या करता है जैसे क्लाडियस ने किंग हैमलेट का किया था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्ले हैमलेट की इंपॉर्टेंट लाइंस। हर बार एग्जाम में हैमलेट प्ले से लाइन पूछा ही जाता है। सारी लाइंस को मैं आपको अच्छे से याद कराऊंगा, बहुत ध्यान से इसको समझना है। देखो, लाइन से तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो 90% है, आपसे यही पूछा जाएगा, कोई लाइन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये लाइन जो है कौन से प्ले से लिया गया है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए इस लाइन को कौन से कैरेक्टर ने बोला है। और तीसरा आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत रेयरली पूछा जाता है, जब क्वेश्चन को बहुत टफ बनाया जाता है तब ये पूछा जाता है, कुछ फेमस इंपॉर्टेंट लाइंस का एक्ट और सीन पूछ दिया जाता है। तो तीन तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों तरह के प्रश्न को मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराने की कोशिश करूंगा। तो पहली लाइन है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। देखने से समझ में आ रहा है ये हैमलेट के द्वारा लाइन बोली गई है, और अभी मैं जितने भी लाइंस कवर करूंगा वो सब के सब हैमलेट के द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, और ये लाइन हैमलेट कब बोलता है? एक्ट 1 सीन 2 में बोलता है। देखो, ये लाइन हैमलेट तब बोलता है जब उसको ये न्यूज मिलती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके बाद उसको और तब बुरा लगता है जब उसकी मदर उसके चाचा क्लाडियस के साथ जो है शादी करके बैठी हुई है। हैमलेट को और एक झटका तब लगता है जब ये दोनों लोग उसको ये कहते हैं कि तुम्हें अभी डेनमार्क में ही रहना है, तुम्हें विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करना है। एक साथ इतने एडवर्स सिचुएशन अचानक उसके सामने आ जाते हैं, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और पहली बार उसके मन में जो है सुसाइड करने का थॉट भी आता है। फिर वो ये लाइन बोलता है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी भगवान को वो एड्रेस करके यही बोल रहा है कि अब संसार की सारी चीजें उसे बिल्कुल निरर्थक लग रही हैं। ठीक है, सारी चीजें वेरी स्टेल और फ्लैट और अनप्रॉफिटेबल उसको महसूस हो रही हैं। और इतना ही नहीं, वो अपनी मदर को भी इस बात के लिए क्रिटिसाइज करता है कि तुम जो है अभी हमारे फादर के फ्यूनरल की जो रस्में हैं वो पूरा हुई नहीं कि तुमने चाचा से यानी क्लाडियस से शादी कर लिया। और फिर वो लाइन बोलता है, खास करके ये गर्ट्यूड के लिए बोलता है कि फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन। और इस लाइन का मतलब यही है कि औरतें जो है हमेशा आदमियों से ज्यादा कमजोर होती हैं। एक्ट 1 सीन 2 में ये लाइन बोली जाती है। नेक्स्ट लाइन है, द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइन ओ कर्स्ड स्पाइट दैट एवर आई वाज बॉर्न टू सेट इट राइट। देखो, ये लाइन एक्ट 1 सीन 5 में बोला जाता है, और ये लाइन किसके द्वारा बोला जाता है? अगेन ये हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। और ये लाइन हैमलेट तब बोलता है जब उसको किंग हैमलेट का जो कोस्ट है ये बताता है कि उसकी डेथ नहीं हुई है, बट उसका मर्डर हुआ है और क्लाडियस ने उसका मर्डर किया है। फिर वो ये लाइन बोलता है, द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट। आउट ऑफ जॉइंट का मतलब जो होता है अटरली डिसऑर्डर होना। ठीक है, तो यानी संसार में क्या हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और वो अपने आप को थोड़ा सा कोस भी रहा है कि काश उसका जन्म थोड़ा पहले ही हुआ होता तो वो सारे सिचुएशन को बिल्कुल सही कर देता। एक्ट 1 सीन 5 में ये लाइन बोली जाती है। ठीक है, द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइन ओ कर्स्ड स्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। आसानी से ये पहचान में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन है, डाउट डाउट द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव। ये लाइन हैमलेट के द्वारा बोला जाता है, बट इसको एक लेटर के फॉर्म में पोलोनियस के द्वारा पढ़ा जाता है एक्ट 2 सीन 2 में। यहाँ पे हैमलेट ओफिलिया के प्रति अपने प्रेम को इम्फैटिक और इम्फेसाइज तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम एक बार जो है जितने भी एक्सटर्नल ट्रूथ है
उन पे डाउट कर सकती हो। तुम डाउट कर सकती हो कि स्टार चमक रहे हैं कि नहीं, तुम डाउट कर सकती हो कि सन जो है मूव कर रहा है या फिर नहीं, तुम इस पे भी डाउट कर सकती हो कि एक बार ट्रुथ भी झूठा हो सकता है, लेकिन तुम जो है मेरे प्यार को कभी झूठा मत समझना, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति बहुत ही गहरा है। ये लाइन हैमलेट ओफिलिया के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? हाइपरबोले का यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन है, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। बहुत ही सुंदर लाइन है। ये लाइन हैमलेट के द्वारा बोला जाता है एक्ट 2 सीन 2 में। देखो ये लाइन बोली कब जाती है? ये जो लाइन है तब बोली जाती है जब क्लाडियस हैमलेट के ही फ्रेंड्स जो उसके यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स रहते हैं और रोजनक्रेंज और गिल्डस्टन इन दोनों को अपॉइंट करता है ये पता करने के लिए कि हैमलेट सचमुच में पागल है कि नहीं। तो इन सब के बीच में जो है हैमलेट और रोजेनक्रेंज और गिल्डस्टन के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था। उसी दौरान हैमलेट ये लाइन बोलता है, बहुत ही सुंदर लाइन बोलता है, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कहता है देखो घटनाएं तो घटित होती रहती है, उसमें कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस माइंडसेट का व्यक्ति है। अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति है तो चीजों को वो पॉजिटिव तरीके से लेगा। अगर वो व्यक्ति नेगेटिव माइंडसेट का है तो वो चीजों को नेगेटिव तरीके से लेगा। तो ध्यान रखना, आसानी से ये भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैरागॉन ऑफ एनिमल्स, एंड येट टू मी व्हाट इज द क्विंटेसेंस ऑफ डस्ट। ठीक है, क्विंटेसेंस का मतलब होता है सार और पैरागन का मतलब होता है यूनिक। ये लाइन एक्ट 2 सीन 2 में हैमलेट के द्वारा बोला जाता है और ये लाइन जो है इन तीनों के बीच में हैमलेट, रोजेनक्रेंज और गिल्डस्टन जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसी का पार्ट होता है। और यहाँ पे हैमलेट जो है आश्चर्य प्रकट कर रहा है, वंडर प्रकट कर रहा है कि भगवान की कितनी सुंदर रचना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कितनी सुंदर रचना है। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? यहाँ पे एक्सक्लेमेशन होगा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे हैमलेट कह रहा है कि भगवान की कितनी सुंदर रचना, मनुष्य है उसमें अनंत विशेषताएं हैं। और हैमलेट कह रहा है मेरे लिए ये सारी चीजें निरर्थक है। और अगर मैं क्विंटेसेंस सार रूप में कहूं तो मनुष्य जीवन जो है सिर्फ क्या है? पाइल ऑफ डस्ट है, मिट्टी का ढेर है और कुछ भी नहीं है। तो ये भी लाइन किसके द्वारा बोला जाता है? हैमलेट के द्वारा। आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन है, द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी अ डेविल एंड द डेविल हैड पावर टू अज्यूम अ प्लीजिंग शेप। ये जो लाइन है प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली जाती है एक्ट 2 सीन 2 में। और ये लाइन प्रिंस हैमलेट तब बोलता है जब उसको ये पता चलता है गोस्ट के द्वारा, उसके फादर की गोस्ट के द्वारा, कि उसकी हत्या हुई है और क्लाडियस ने उसकी हत्या की है। तो उसको डाउट हो जाता है और वो ये कहता है कि द स्पिरिट, यहाँ पे द स्पिरिट का यूज किंग हैमलेट के गोस्ट के लिए यूज किया गया है। प्रिंस हैमलेट कहता है कि देखो जिस गोस्ट को हमने देखा है हो सकता है कि वो डेविल हो, वो शैतान हो। और डेविल के पास ये पावर होती है कि वो कुछ भी प्लीजिंग शेप ले सकता है किसी भी आदमी को धोखा देने के लिए। तो इसलिए जो है जो भी स्पिरिट ने बोला है उस पर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। और प्रिंस हैमलेट इसी डाउट को कंफर्म करने के लिए एक्ट 3 और सीन 2 में प्ले विद इन प्ले को भी ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है, सिर्फ इसी बात को कंफर्म करने के लिए क्या सचमुच क्लाडियस ने उसके फादर किंग हैमलेट की हत्या की है या नहीं। नेक्स्ट लाइन है, बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बॉर्न नो ट्रैवलर रिटर्न्स पजल्स द विल। यहाँ पे ध्यान रखना, हैमलेट मरने के बाद या डेथ के बाद की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद वापस नहीं आ सकता है। डेथ जो है वो परमानेंट होता है, इसीलिए जो है कोई यह नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। ठीक है, ये भी लाइन किसके द्वारा बोला जाता है? हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट लाइन है, टू बी आर नॉट टू बी दैट इज अ क्वेश्चन। ये हैमलेट की लाइन है, ये अब कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है। आपसे ये पूछा जाएगा बताइए ये कौन से एक्ट और कौन से सीन में बोली गई है। तो प्रिंस हैमलेट इसको एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। इस लाइन का मतलब ही पूछा जाता है। इस लाइन का मतलब यही है कि प्रिंस हैमलेट यही सोच रहा है कि जो जीवन में अचानक से जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां आई हैं उसका वो सामना करे या फिर वो सुसाइड कर ले। ठीक है, यानी वो जीने और मरने के डायलेमा में है और उसके मन में ये सुसाइड के थॉट क्यों आ रहे हैं? आप समझो, प्रिंस हैमलेट इस समय अकेला पड़ गया है।
उसके फादर की डेथ हो चुकी है, इनफैक्ट उसके फादर की हत्या हो गई है, उसकी मदर भी क्लाडियस से शादी कर ली है, वो भी एक तरह से उसको छोड़ दी है। इवन जो है ओफिलिया के साथ भी उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं और यहाँ पे प्रिंस हैमलेट अकेला और वीक है। और जो व्यक्ति अकेला होता है और वीक होता है, उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आते हैं और इसीलिए प्रिंस हैमलेट के मन में ये थॉट आ रहे हैं कि अब मैं जीवन की जो परिस्थितियां आई हैं, उसका मैं सामना करूं डट के या फिर मैं आत्महत्या कर लूं। नेक्स्ट लाइन है, ओ हार्ट लूज नॉट thy नेचर, लेट नॉट ever thy soul of Nero enter his firm bosom. Let me be cruel, not unnatural. I will speak daggers to her, but use none. ये भी लाइन हैमलेट के द्वारा एक्ट 3 सीन 2 में बोली जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आसानी से आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ पे हैमलेट अपने हार्ट को एड्रेस करके बोल रहा है कि देखो, तुम अपने नेचर को कभी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय में नीरो की आत्मा प्रवेश कर जाए। नीरो कौन था? तो ध्यान रखना, ये एक रोमन एम्परर था। 54 और 68 एडी के बीच में वो रोम का शासक था। और ये जो है, इसकी जो मदर का नाम था एग्रिपीना। तो एग्रिपीना के जो दो हस्बैंड थे, तो पहले वाले हस्बैंड से नीरो का जन्म हुआ था और दूसरा जो एग्रिपीना ने शादी किया था वो किया था क्लाडियस से। क्लाडियस नीरो को एक्सेप्ट भी करता है और भविष्य में उसको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर देता है। बाद में एग्रिपीना जो है क्लाडियस की हत्या करवा देती है और उसके बाद ये होता है कि नीरो और एग्रिपीना के बीच में भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और अंत में नीरो और एग्रिपीना के बीच में युद्ध भी होता है। यानी नीरो और उसकी मदर के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में नीरो जो है अपनी मदर एग्रिपीना की हत्या कर देता है। फिर जीवन भर नीरो को इस बात का जो है मलाल रहता है, इस बात का अपराध बोध रहता है कि उसने अपनी मदर की हत्या की है। फिर उसी को एल्यूड करते हुए हैमलेट बोल रहा है कि ओ हार्ट, तुम अपने नेचर को कभी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय में कौन आ जाए, नीरू की आत्मा प्रवेश कर जाए। और वो कहता है कि देखो, मैं बिल्कुल क्रूएल रहूंगा अपनी मदर के अगेंस्ट, और लेकिन अननेचुरल कभी नहीं रहूंगा। आई विल स्पीक डैगर्स टू हर, कि मतलब मैं उसके प्रति जो है कड़े शब्दों का यूज करूंगा, उसको जो है कटु शब्द बोलूंगा, लेकिन फिजिकली उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट लाइन है, अ विलेन किल्स माय फादर एंड फॉर दैट आई हिज सोल सन डू द सेम विलेन सेइंग टू हेवन, व्हाई दिस इज हायर इन सैलरी नॉट रिवेंज। ये लाइन प्रिंस हैमलेट एक्ट 3 सीन 3 में बोला जाता है। यहाँ पे जो है क्लाडियस प्रेयर कर रहा होता है और प्रिंस हैमलेट को एक मौका मिलता है उसको मारने के लिए। तो फिर वो यही सोच रहा होता है कि देखो, इस विलेन ने मेरे फादर की हत्या की और मैं चूंकि अपने फादर का इकलौता लड़का हूं, तो अगर मैं इसको इस समय मार देता हूं तो ये भी कहाँ पहुंच जाएगा? हेवन में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेयर कर रहा है। तो फिर ये जो है सुपर नेचुरल रिवेंज थोड़ी ना हुआ, ये तो हायर एंड सैलरी हुआ। हायर एंड सैलरी का मतलब काम करने के बदले जो पेमेंट मिलता है वो हुआ। तो इसलिए जो है इसको अभी मारना ठीक नहीं होगा, ऐसा प्रिंस हैमलेट सोचता है। तो ध्यान रखना, ये भी लाइन बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है, व्हाट इज अ मैन इफ हिज चिफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। ध्यान रखना, ये लाइन प्रिंस हैमलेट के द्वारा एक्ट 4 सीन 4 में बोला जाता है। यहाँ पे प्रिंस हैमलेट कह रहा है कि जो लोग यहाँ पे सिर्फ खाने और सोने के लिए विद्यमान हैं या मौजूद हैं, वो एक जानवर से बेहतर नहीं है। इसके आगे प्रिंस हैमलेट कहता है कि गॉड ने मनुष्य को सोचने की जो क्षमता दिया है, लॉजिक या रीजन दिया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता रहे और उसको वेस्ट कर दे। नेक्स्ट लाइन है, राइटली टू बी ग्रेट इज नॉट स्टिल विदाउट ग्रेट आर्ग्यूमेंट, but greatly to find quarrel in a straw when honor is at the stake. From this time forth, my thoughts be bloody or be nothing worth. बहुत ही सुंदर लाइन है और ये लाइन प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली गई है। प्रिंस हैमलेट ये कह रहा है कि जो ग्रेट लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो बिना किसी ग्रेट आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी बड़ी बात के एक्साइटेड नहीं होते हैं, उत्तेजित नहीं होते हैं। लेकिन अगर सम्मान की बात आ जाए, ठीक है, अगर सम्मान दांव पे लग जाए तो वो छोटी बात के लिए क्वारल या लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे प्रिंस हैमलेट अपने को देख रहा है और 14 ब्रास को देख रहा है। 14 ब्रास अपने पिता के एक छोटे से इंसल्ट के लिए पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और यहाँ पे
प्रिंस हैमलेट को ये पता है उसके फादर की हत्या क्लाडियस ने किया है और प्रिंस हैमलेट वो शांत और कायरो की तरह बैठा है। इसलिए प्रिंस हैमलेट अपने से प्रॉमिस करता है कि अब जो भी मेरे मन में थॉट्स आएंगे वो सिर्फ रिवेंज से रिलेटेड आएंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट लाइन है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माय सम। ये प्रिंस हैमलेट के द्वारा एक्ट 5 सीन 1 में बोला जाता है और यहाँ पे देखो प्रिंस हैमलेट ओफिलिया को बहुत पसंद करता था। इवन उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, अपनी जान भी दे सकता था। और यहाँ पे 40,000 का यूज जो है हैमलेट के लव को एम्फसाइज करने के लिए किया गया है और इस लाइन का मतलब यही है कि 40,000 ब्रदर्स ओफिलिया को उतना प्यार नहीं करते जितना प्रिंस हैमलेट अकेले करता है। नेक्स्ट है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो इफ इट बी नाउ दिस नॉट टू कम द रेडीनेस इज ऑल। ये लाइन प्रिंस हैमलेट के द्वारा एक्ट 5 सीन 2 में बोला जाता है। यहाँ पे प्रोविडेंस का मतलब होता है गॉडली पावर और स्पैरो अ काइंड ऑफ बर्ड होती है। तो देखो बिना गॉडली पावर के कोई स्पैरो भी नीचे नहीं गिर सकती है। यहाँ पे प्रिंस हैमलेट ये कहना चाहता है कि देखो जो भी चीज घटित होनी होती है वो घटित होगी, चाहे अभी घटित हो या फिर बाद में घटित हो। रेडीनेस इज ऑल यानी चीजें जो है जो होनी है वो होके रहेंगी। तो ध्यान रखना ये लाइन किसके द्वारा बोला जाता है, प्रिंस हैमलेट के द्वारा एक्ट 5 सीन 2 में। और इसी लाइन जैसा एक और लाइन आपको याद रखना है राइपनेस इज ऑल। ये जो लाइन है एडगर के द्वारा किंग लियर में बोला जाता है। देखो एडगर ये लाइन तब बोलता है जब उसका फादर ग्लाउसेस्टर को जब ये न्यूज मिलता है कि कॉर्डेलिया और किंग लियर को बंदी बना लिया गया है तो ग्लाउसेस्टर कहता है कि ये सबसे अच्छी जगह है मरने के लिए और वो मरना चाहता है। तो एडगर ये लाइन बोलता है कि जिस तरह से हम अपने जन्म को चूज नहीं कर सकते उसी तरीके से हम अपने डेथ को भी चूज नहीं कर सकते। राइपनेस का मतलब डेथ की बात हो रहा है। कह रहा है डेथ तो सभी के लिए इनएविटेबल है, डेथ तो सभी की होगी ही होगी, लेकिन वो टाइम चूज करेगा कि इस व्यक्ति को कब मरना है, आप चूज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना राइपनेस इज ऑल ये लाइन किंग लियर में बोली गई है और वहीं रेडीनेस इज ऑल ये लाइन कहाँ बोली गई है, हैमलेट में बोली गई है। नेक्स्ट लाइन है इफ दाउ डिडस्ट एवर होल्ड मी इन दाई हार्ट absent thee from felicity a while and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story। बहुत ही सुंदर लाइन है, प्रिंस हैमलेट के द्वारा होरेसियो से बोला जाता है एक्ट 5 सीन 2 में। प्रिंस हैमलेट होरेसियो से कह रहा है कि इफ दाउ डिडस्ट एवर होल्ड मी इन दाई हार्ट, इस लाइन का मतलब है कि तुम अगर थोड़ा सा भी मेरा परवाह या केयर करते हो तो absent दी फ्रॉम felicity a while, तुम थोड़ा सा अपनी एंजॉयमेंट से टाइम निकालना और इस संसार को मेरी दुख भरी कहानी सुनाना। नेक्स्ट लाइन है द रेस्ट इज साइलेंस। ये जो लाइन है प्रिंस हैमलेट के लास्ट वर्ड होते हैं, ध्यान रखना ये लाइन जो है एक्ट 5 सीन 2 में बोला जाता है। हैमलेट में कुल मिलाकर 8 लोगों की डेथ होती है जिसमें प्रिंस हैमलेट की डेथ सबसे लास्ट में होती है। देखो ये बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल लाइन है, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि प्रिंस हैमलेट को जीवन में बहुत दर्द मिले थे, अब वो जब मरेगा तो उन सब से उसको क्या मिलेगा, निजात मिल जाएगा। तो इसलिए भी ये लाइन बोला गया है द रेस्ट इज साइलेंस। और इसके अलावा जो है प्रिंस हैमलेट के जीवन का जो अल्टीमेट पर्पस था वो अपने फादर के मर्डरर यानी क्लाडियस से बदला लेना और प्ले के लास्ट में वो क्लाडियस की हत्या कर भी देता है। तो अब उसके पास कोई ऐसा हिसाब किताब बचा नहीं है जिसको पूरा करना हो, तो उसकी भी उसको एक तरह से शांति है कि अब जो है मैं बहुत ही शांति के साथ मर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन है पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइस टेक ईच मैन सेंसर बट रिजर्व दाई जजमेंट। यहाँ पे पोलोनियस अपने बेटे लियर्टिस से ये लाइन तब बोलता है जब लियर्टिस फ्रांस पढ़ने जा रहा था। एज अ फादरली एडवाइस पोलोनियस लियर्टिस से कहता है कि गिव एवरी मैन द ईयर यानी सभी की सुनो लेकिन बोलो बहुत कम। टेक ईच मैन सेंसर यानी अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन क्रिटिसिज्म के आधार पर किसी व्यक्ति को जज नहीं करो। इसके बाद पोलोनियस लियर्टी से कहता है नीदर बारोअर नॉर लेंडर बी फॉर लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। उसे कहता है देखो ना तो तुम्हें उधार देना है और ना ही उधार लेना है। क्यों? क्योंकि जो है उधार लेने वाला व्यक्ति अक्सर यही देखा गया है कि टाइम से वो पैसे चुका नहीं पाता है जिसकी वजह से फेथ और फ्रेंडशिप दोनों टूट जाती है।
आगे ये भी कहता है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। कहता है कि जो आत्मा की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि कम शब्दों में बड़ी बात को एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, तो ये भी लाइन कौन बोलता है? पोलोनियस। किससे बोलता है? लियर्टिस से बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, फॉर द अप्रैल ऑफ इन प्रोक्लेम्स द मैन। अप्रैल का मतलब होता है ड्रेस। वंस अगेन पोलोनियस लियर्टिस से कह रहा है कि तुम जो है अपना गेटअप, अपना अपीयरेंस नोबल की तरह बना के रखना, यानी नोबल की तरह तुम ड्रेस पहनना। क्यों? क्योंकि जो है किसी व्यक्ति का जो ड्रेस है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। इसके अलावा पोलोनियस कहता है, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। यहाँ पे जो है पोलोनियस को डाउट होता है हेमलेट पागल है या नहीं है। पोलोनियस कहता है देखो, वो जो है बात जब करता है बिल्कुल पागलों जैसा बात करता है, इज टॉकिंग क्रेजी, लेकिन जो है उसके पागलपन में भी एक सेंस है, एक मेथड है। यानी जो है कहीं ना कहीं पोलोनियस को डाउट है कि हैमलेट पागल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ नाउ वेयर्स हिज क्राउन। ये लाइन जो है किंग हैमलेट के द्वारा एक्ट 1 सीन 5 में बोला जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो किंग हैमलेट का जो गोस्ट है वो कंपेयर कर रहा है क्लाडियस को एक सर्पेंट से, एक सांप से। और वो कहता है कि उसने जो है अपने भाई को ही स्टिंग किया है, यानी उसकी हत्या किया है। और हत्या करने के बाद उसके क्राउन, और सिर्फ क्राउन ही नहीं, उसके वाइफ को भी क्या कर लिया है? अपना लिया है। नेक्स्ट लाइन है जो कि क्लाडियस के द्वारा बोला गया है, व्हाट इफ दिस कर्स हैड वर थिकर देन इटसेल्फ विद ब्रदर्स ब्लड, इज देयर नॉट रेन इनफ इन द स्वीट हेवंस टू वॉश इट व्हाइट एज स्नो। ये लाइन जो है क्लाडियस एक्ट 3 सीन 3 में बोलता है। और ये जो लाइन है क्लाडियस गॉड के सामने अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। और ये लाइन कुछ लेडी मैकबेथ की भी तरह लग रहा है। यहाँ पे जो है क्लाडियस गॉड के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करते दौरान कहता है कि जो मेरे हाथ हैं वो अपने ही भाई के ब्लड से काफी थिकर हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। क्या स्वीट हेवंस में, मीठे स्वर्ग में इतनी पर्याप्त रेन नहीं है जो मेरे हाथों को उतने वाइट कर दे जितनी की स्नो। नेक्स्ट लाइन में क्लाडियस कहता है, व्हेन sorrows come they come not in single sports but in battalions। ये लाइन क्लाडियस एक्ट 4 सीन 5 में बोलता है। और यहाँ पे क्लाडियस कहता है अगर कोई व्यक्ति का बुरा दौर चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो कोई एक बुरी घटना नहीं घटित होती है, लेकिन कई बुरी घटनाएं एक साथ घटित होकर के उस व्यक्ति के दुख को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये लाइन किसके द्वारा बोला जाता है? ध्यान रखना, क्लाडियस के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट लाइन है जो ओफिलिया के द्वारा बोला जाता है, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन, द कोर्टियर्स, द सोल्जर्स, द स्कॉलर्स आई टंग स्वॉर्ड। ये लाइन ओफिलिया एक्ट 3 सीन 1 में बोलती है। ध्यान रखना, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज ओवरथ्रोन, इस पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ध्यान रखना इसमें एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये लाइन वो तब बोलती है कि अभी अभी हैमलेट उससे मिल करके जाता है। और ना ये एक षड्यंत्र का पार्ट होता है। इसमें पोलोनियस और क्लाडियस मिलकर के एक प्लान करते हैं कि ओफिलिया और प्रिंस हैमलेट को एक जगह हम लोग मिलवाएंगे और पीछे से हम लोग छुप कर सुनेंगे कि ये सचमुच में प्रिंस हैमलेट पागल है या फिर नहीं है। तो वहां पे प्रिंस हैमलेट आता है, ओफिलिया से बहुत ही रफ बात करता है। और उसको इवन कहता है कि तुम्हें तो प्यार की बात छोड़ो, तुम्हें तो जो है ननरी, यानी तुम्हें जहाँ पे नन लोग रहते हैं वहां उस तुम्हें जाना चाहिए, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इन सब बातों को सुनकर ओफिलिया जो है बहुत ज्यादा दुखी होती है। और इस लाइन में ओफिलिया इस बात के लिए लैमेंट कर रही है कि जो प्रिंस हैमलेट में जो पॉलिटिकली एक समझ थी, स्कॉलर्स की तरह उसकी टंग थी, जो स्वीट और डिप्लोमेटिकली बोलता था, और जो मिलिट्री ट्रेनिंग लिया हुआ था, ये सारी एबिलिटी तो उसमें है नहीं। तो ये लाइन किसके द्वारा बोला जाता है? ओफिलिया के द्वारा। नेक्स्ट लाइन में ओफिलिया कहती है, वी नो वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ये लाइन ओफिलिया क्लाडियस से कहती है कि देखो, हमें अभी पता है हम क्या है, लेकिन फ्यूचर में क्या होंगे ये हमें नहीं पता है। क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे इंसिडेंट्स, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल बदल देते हैं। और कई बार जो है ये सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स किसी भी व्यक्ति के मॉरल्स को, पर्सनैलिटी को, इवन उसके इंटेंशंस को भी चेंज कर देते हैं। ये बात ओफिलिया किसे कहती है? क्लाडियस से कहती है। नेक्स्ट लाइन है, देयर नीड्स नो गोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। होरेसियो के द्वारा बोला जाता है एक्ट 1 सीन 5 में। और ये लाइन होरेसियो प्रिंस हैमलेट से तब बोलता है जब प्रिंस हैमलेट ये कहता है कि डेनमार्क में एक विलेन है
और जिसने जो है किंग हैमलेट की हत्या की है। फिर इस पर होरेसियो ये कहता है कि देखो किसी कोस्ट की जरूरत नहीं है माय लॉर्ड, जो ग्रेव से आकर के हमें ये बात बताए कि डेनमार्क में कोई विलेन है। नेक्स्ट लाइन में होरेसियो कहता है काउंटेनेंस मोर इन सारो दैन इन एंगर। काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का बिहेवियर या किसी व्यक्ति का फेस या एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम काउंटेनेंस कहते हैं। तो होरेसियो कहता है किसी व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो गुस्से के बजाय दुख में ज्यादा होता है। ये लाइन कौन बोलता है? होरेसियो बोलता है। नेक्स्ट लाइन है समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये लाइन मार्शलस के द्वारा बोला जाता है एक्ट 1 सीन 4 में। आपको याद आ रहा है मार्शलस वन ऑफ द ऑफिसर्स, बर्नार्डो और मार्शलस। तो ध्यान रखना मार्शलस ये लाइन जो है दो सेंस में बोलता है समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। पहला तो ये बोलता है कि डेनमार्क का जो रिलेशनशिप है नॉर्वे के साथ कुछ ठीक नहीं होता है, उस सेंस में भी ये लाइन बोला जाता है। और दूसरा डेनमार्क में क्लाडियस के लीडरशिप में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस सेंस में भी मार्शलस ने इस लाइन को बोला है। अच्छा एक चीज और आपको याद रखना है, इसी लाइन से मिलता जुलता और इसी कैरेक्टर से मिलता जुलता एक और लाइन आपको याद रखना है। लाइन है सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। ये लाइन बोला जाता है एस्केलस के द्वारा। ध्यान रखना समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये मार्शलस के द्वारा, और एस्केलस के द्वारा बोला जाता है सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। और ये लाइन मेजर फॉर मेजर से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने प्ले हैमलेट के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर्स और फैक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसको बार बार आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्ले मैकबेथ को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक